सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट 4 ऑफ द गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर द कंट्रीज विद द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम व्हेन मेकिंग द डिस्टेंस adjustment from market income to disposable income, we would usually expect the Gini coefficient to dash, and in making the adjustment to final income we would expect it to dash. अब मान लेते हैं आपको नहीं पता क्या है, बट आप ये तो देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जब हम एडजस्टमेंट करोगे फ्रॉम मार्केट इनकम टू डिस्पोजेबल इनकम, आपको मार्केट इनकम मान लेते हैं नहीं पता, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में तो पता, तो हम कह सकते हैं कि गिनी कोफिशिएंट हमारा क्या होगा। गिनी कोफिशिएंट किसको दिखाता है? इनइक्वालिटी को। तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। और अगर हम बात करें कि वाइल मेकिंग एडजस्टमेंट टू द फाइनल इनकम, तो भी हमारी क्या होगा, तो अब हमें सोचना है कि अब हम जब एडजस्टमेंट करें अपनी फाइनल इनकम पर, तो हमारी कैसे होगी, फॉल होगी या राइज होगी। तो बी, ए और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट इनकम क्या होती है। तो मार्केट इनकम ऐसी इनकम होती है जो भी हम इनकम अर्न करते हैं बिफोर टैक्सेस एंड ट्रांसफर, यानी कि गवर्नमेंट ने जो हमें दिया है, सैलरी दिया है, जो हमको इनकम मिली है बिफोर हमारे जो भी टैक्सेस कटे हैं, ठीक है। अब डिस्पोजेबल इनकम हम सबको पता है आफ्टर गिविंग द टैक्सेस, या हमें कोई ट्रांसफर्स मिले हैं तो उसके बाद जो भी इनकम बचती है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। फिर आता है फाइनल इनकम। फिर आता है हमारा फाइनल इनकम, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट जो अपनी सर्विसेज देती है, यानी गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, जैसे मान लीजिए पुअर को, तो वो सब होने के बाद जो हमारी इनकम बचती है वो होती है फाइनल इनकम। तो अब आप सब खुद अब समझो कि इनकम बिफोर टैक्सेस और टैक्स देने के बाद, टैक्सेस से क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, कम होगी, तो फॉल ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ अब हमें क्लियर होगी कि डिस्पोजेबल इनकम से जब हम फाइनल इनकम पे आएंगे, यानी कि जब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज दे रहे होंगे लोगों को, जिससे कि पुअर लोगों को बेनिफिट होगा, है ना, तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए पीडीएस सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सब किस में आ गए, इसी का पार्ट हो गया। तो इन सब से क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। मूविंग ऑन टू द next question, who was the chairman of the standing committee on labor, textile and skill development which presented its report on national policy on child labor and assessment on 20 दिसंबर 2023। तो है, तो ये देखिए करंट अफेयर उस टाइम का आया होगा, तो पूछा गया, जैसे 2024 में एग्जाम हुआ तो 2023 का पूछा गया। बट अगर वैसे ये पूछ सकते हैं, क्योंकि एक कमेटी बनी थी, किसके ऊपर बनी है, ऑन द लेबर, टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट, और किसने इसकी रिपोर्ट करी थी, यानी कौन चेयरपर्सन थे, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, भर्तृहारी मेहता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन टू स्टेटमेंट्स, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट हैज नैरोड टू 1.9% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2023 एंड फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिजर्व्स हो गए हैं डबल टू $568 बिलियन इन फिस्कल 2023। अब अगेन ये क्वेश्चन हो गया उस टाइम के करंट अफेयर्स का, पर आप इसको अब करंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपसे अब हम पूछें कि फिस्कल ईयर 2025-26 में क्या है परसेंटेज, तो आप कहेंगे कि इट विल बी 0.6% ऑफ जीडीपी। और अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो कि उसमें डॉलर 728 बिलियन डॉलर्स हो गए थे फेब में, ऑल टाइम हाई हो गया था हमारा फॉरेक्स रिजर्व। फिर उसके बाद आपको पता है क्रूड ऑयल वाला इशू हुआ था, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली जो इशू हुआ था, तो अब हमारा $666 के अराउंड है। तो आपको इतना रफली याद रखना है कितना है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ऑफ योर यूज़, क्योंकि एचडीआई का स्कोर पूछा गया है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, वो भी बहुत पुरानी यूज़ का है, ठीक है। तो ऐसे वाले में आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, आप थोड़ा सा आइडिया से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2019 में जब हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि 2019 में आपका जो है वो हाईएस्ट था, ठीक है। और अगर हम आपकी बात करें, तो हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, जो 2025 में आई थी रिपोर्ट का टाइटल था अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI, आई रिपीट, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। इसमें हमारी रैंक थी 130 आउट ऑफ 193, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम मीडियम ह्यूमन कैटेगरी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, वेरी लो होता है, मीडियम होता है और हाई होता है, तो हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। हमारा स्कोर था 0.685, ठीक है, विद दिस। और नंबर 1 पर हम कौन था इसमें, आइसलैंड था, जिसका स्कोर है 0.972। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, और वो कौन सी कैटेगरी में है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। तो ठीक है, ये सब आपको करंट रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2025 की थी उसके बारे में मैंने बता दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, पॉज दिस वीडियो और मैच करिए, आपको जो पता है उसको मैच करिए। तो मान लीजिए जैसे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती है, जैसे मान लीजिए मुझे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है, 98-99 में आया था, ठीक है। मुझे ये पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी 2016 में, तो ये देखो 1998 में
डी का 4 और आपका बी का हो गया सेकंड, बी का सेकंड, तो इसमें है तो आपका ए राइट आंसर हो गया। मान लीजिए मुझे नहीं पता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में या मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो अब हमें पता चल जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 2007-8 की और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर है 2014-15 की। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। इसको हमने लॉन्च किया था 2007-8 में, ठीक है, 7 में लॉन्च हुआ था बेसिकली 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रही थी उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। फिर 2017 में इसका नाम चेंज करके कर दिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और इसके आगे लगा दिया रफ्तार, ठीक है। रफ्तार की फुल फॉर्म थी रेन्यूमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है। और फिर सारा इसका शिफ्ट जो है यानी कि इसका जो फोकस है वो किस चीज़ पर था, एग्री बिजनेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पर, ठीक है, वैल्यू चेंज जो है, और बाद में जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें चीज़ों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है उसके ऊपर हो गया। फिर फाइनली इसका नाम जो है 16th फाइनेंस कमीशन में यहाँ पे इसका नाम चेंज करके कर दिया है PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2007, 2017 और फिर अब फाइनली इसको कर दिया PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, ताकि कल को दोबारा आए तो आपको पता हो स्कीम के बारे में। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो है होलिस्टिक ग्रोथ की हम बात करें, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रॉप की नहीं, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं सबकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ये 2014-15 में आई थी, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। वो इसका पैटर्न वही रहेगा 60-40 फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, 90-10 में ये सेंटर ये स्टेट, ये सेंटर ये स्टेट, ठीक है, और 100% इन द केस ऑफ यूटी। तो ये सेम ही रहता है, मोस्टली जो स्कीम्स होती हैं उनका यही होता है अगर वो क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so next question is base money includes accounts held by the households and business at the commercial banks। तो बेस मनी क्या होता है, आप सबने पढ़ा है, बेस मनी जिसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, ठीक है, या रिजर्व मनी भी बोलते हैं। इट इज इक्वल्स टू द C+R, C मतलब कैश हेल्ड विद पब्लिक प्लस R मतलब रिजर्व्स। अब ये तो गलत हो गया फिर आपका ऑप्शन। नेक्स्ट इज द मेजॉरिटी ऑफ मनी इज लीगल टेंडर बाय इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। कह रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ मनी हम यूज़ कर रहे हैं वो लीगल टेंडर है जो कि सेंट्रल बैंक ने इशू किया है। तो ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए देखते हैं हमारे पास कैश है, टोटल कैश मान लेते हैं, जो भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसमें से कैश और बाकी क्या है, बैंक डिपॉजिट है। तो बैंक डिपॉजिट है तो लीगल टेंडर, लेकिन वो क्या है, सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया है, वो कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया है, क्रिएट किया है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। नॉट ऑल ऑफ ब्रॉड मनी इज लीगल टेंडर। तो M3 का फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। M1 में क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD प्लस आपका क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। तो C क्या हो गया, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद द RBI एंड टाइम डिपॉजिट्स मतलब RDFDs जो होगी हमारी बैंक के पास है। तो सारी लीगल टेंडर नहीं है, यानी जो RDFD है, टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये लीगल टेंडर नहीं होता है, ठीक है। मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स इज एन एसेट ऑन देयर बैलेंस शीट, ये भी गलत है। क्यों, अब मान लीजिए मनी क्रिएटेड बाय बैंक, मान लीजिए आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया बैंक में और वो आगे फर्दर बैंक ने क्या करा, लोन पे दे दिया, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट है ये क्या होता है, बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि कल को आप आओगे अपने पैसे वापस निकाल के ले जाओगे। तो दैट्स वाई जो मनी बैंक क्रिएट करता है थ्रू द डिपॉजिट, ये एक एसेट नहीं होता है बैलेंस शीट में, रादर ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, C इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। So in a binomial distribution with 6 independent trials, the probability of 3 and 4 successes is found to be 0.2457 and 0.0819. So find the parameters P and Q of the binomial distribution. तो अब ध्यान से देखिए, उसने क्या कहा है, probability जब x आपके ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4 सक्सेसेस, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 3 सक्सेस की ये है और 4 की है। तो आपको फॉर्मूला पता है बाइनोमियल का क्या होता है, NCR P⁻R Q⁻n-R। तो n क्या है हमारे पास, टोटल कितने ट्रायल्स थे, 6 थे, उसमें से R कितना हुआ, सक्सेस कितना है, 3, P⁻3 Q⁻n-R, n-R मतलब 6 - 3 दैट इज 3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस, तो 4 का क्या हो जाएगा, 6C4 P⁻R, R कितना है, कितने सक्सेस, 4, और बाकी दोनों को माइनस करके 2। तो ये हमने ऊपर लिख दिया, ये हमने नीचे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 6C4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 5 4 फैक्टोरियल, जहाँ तक नीचे वाला है उस तक रखेंगे 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दोबारा से बता देती हूँ कैसे लिखते हैं, 6C4 को कैसे सॉल्व करते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो देखो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है, दोनों का डिफरेंस,
ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1 तक लेके जाना है। तो 4 फैक्टोरियल तक हमने रोक दिया क्योंकि नीचे भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल है और नीचे इधर क्या है 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा तो 6 × 5 अपॉन 2 × 1, तो ये हो गया 15। नीचे आपका ये क्या आ गया 15 आ गया। इसको सॉल्व करके आपके पास 15 आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। 63 को करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 2 1, 3 और 2 कैंसिल हो गया, 5 4 20। तो नीचे आ गया आपका 20, ऊपर आ गया 15 इंटू, अब आपके P3 है ये P4 है, तो कितने P बच गए, एक P बच गया। ऊपर ये 2 है ये 3 है, दोनों कट हो गए तो नीचे क्या बच गया, एक Q बच गया। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे। वैल्यू आपको दे रखी है किस चीज़ की, x ये 4 की दे रखी है, 3 की दे रखी है, यानी कि x = 4 की वैल्यू दे रखी है, x = 3 की वैल्यू दे रखी है। देखो P4 की वैल्यू ये थी, 3 की वैल्यू ये थी, 15/20 इंटू P/Q। तो यानी कि क्या बच गया आपके पास आ गया 3/4 इंटू P × Q, ठीक है। और ये इसको कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास P/Q की वैल्यू आ गई 4/9। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 के बराबर है। तो सक्सेस की P की वैल्यू क्या हो गई 4/9, ठीक है, 4/9, यानी कि P की वैल्यू 4 हो गई, Q की 9 हो गई, तो टोटल क्या हो गया 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 4/13 और Q हो गई 9/13। नहीं तो आप इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, तो भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। P की वैल्यू क्या हो गई 4/9 Q प्लस Q = 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, P की वैल्यू निकाल ली। अब P की जगह ये पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा PQ प्लस 9Q। अगर पूरा एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 9, नीचे 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 13Q = 9। तो Q की वैल्यू हो गई 9/13। और अगर Q की वैल्यू 9/13 है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/9 इंटू 9/13, दैट इज़ 4/13, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दोनों आ गई। तो पहले आएगी आपकी P यानी सक्सेस की, तो दैट इज़ 4/13 देन 9/13, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब्स द लॉन्ग रेंज वेटेड एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू। कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है रैंडम वेरिएबल की वो दिखाता है वेटेड एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू। बिल्कुल सही है। क्या होता है देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है विद द नंबर ऑफ हेड्स ऑन अ टॉस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। एक आपने सिक्का उछाला, उस पर कितने नंबर ऑफ हेड्स आते हैं, ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल है। तो x क्या दिखा रहा है कि क्या हमारी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि 0 हेड हो सकता है या 1 हेड हो सकता है। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 हेड आने की कितनी हो गई 1/2। कॉइन टॉस करते हैं तो दो में से एक ही चीज़ हो सकती है ना, तो दैट्स वाई 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी हो जाएगी x × px, यानी कि 0 × दिस, ये 0 हो जाएगा, और 1 × 2 1/2। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो डिस्क्राइब द लॉन्ग रेंज वेटेड एवरेज ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर दैन इट्स वेरियंस। मीन जो है वो ग्रेटर है वेरियंस से। तो मीन क्या होता है NP, वेरियंस क्या होता है NPQ। Q क्या होता है P + Q = 1, तो यानी कि Q जो है वो लेस देन 1 होगा, तभी P + Q मिलाकर 1 होगा। तो दैट्स वाई जब Q एक लेस देन 1 नंबर है तो ऑब्वियसली मीन बड़ा होगा और NPQ जो है वो छोटा होगा। क्यों, क्योंकि NP में 2 वेरिएबल्स हो गए, इसमें NPQ हो गए, और Q लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो ये भी सही है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो मतलब आउटकम्स जो हैं वो नेगेटिव में हो सकते हैं, तो ये भी नेगेटिव में हो सकता है। तो दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। विद इन two summation limits from mean the area under a normal curve is 95.45%। तो हमने क्या कहा कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके बीच में जो लिमिट आएगी वो आएगी आपकी 95.45%। बिल्कुल ठीक है। पहले में आपकी रफली होती है 64, दूसरे में 95 और तीसरे में 99, यानी कि x बार + सिग्मा, x बार + 2 सिग्मा और x बार + 3 सिग्मा। तो बिल्कुल ठीक है, 95 के राउंड है, तो ये भी सही है। तो इसलिए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी स्टेटमेंट नंबर 3।
व्हेन बोथ द वेरिएबल्स यूज मेजर ऑन एन इंटरवल रेशियो और स्केल, तो कह रहा है कि पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो सही रहता है। तो आपको पता होना चाहिए दो तरीके के कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट और एक आपने पढ़ा हुआ है स्पियर्समैन का, बाकी एक कॉन्फिडेंट डेविएशन मेथड आप पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं कार्ल पियर्सन, अब बेसिकली नंबर्स वाला निकालते हैं ना, इसमें r इक्वल्स टू वैल्यू से 0.45 ऐसे करके नंबर निकलता है, तो ये तभी सही होता है। कार्ल पियर्सन मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा जो है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे होता है, यानी कॉन्टिन्यूस डाटा है तो। और स्पियर्समैन कब यूज़ करते हैं, जब हमारा क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव यानी ऑर्डिनल डाटा होगा, तब आप किसको यूज़ करेंगे, स्पियर्समैन को। तो ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नाउ मूविंग टू द स्टेटमेंट बी, क्लोजर द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज टू 0 ग्रेटर द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो होता ही नहीं, बल्कि r जितना 0 के पास होता है उतना हम कहते हैं दो जो कोरिलेशन दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन 0 है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इवन अ हाई कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी इंडिकेटिव ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिल्कुल सही है। तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ये बताता है कि दो उसके बीच में कितनी डिग्री है और डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, प्लस उनका क्या है, उनका साइन क्या है, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिग्री और डायरेक्शन बताता है। बट वो कभी भी ये नहीं कहता कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है तो एक उसका एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, ये कभी भी नहीं पता चलता हमको। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। दैट्स वाई हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। लास्ट पॉइंट इज एज द कोरिलेशन कोफिशिएंट अप्रोचेस 0 द प्रोबेबल एरर जो है या पॉसिबल एरर जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है कि कोरिलेशन नहीं है, यानी कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड नहीं है, तो उनका प्रिडिक्शन कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो गई आंसर बी। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर आपका ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो 40th क्वेश्चन, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिग्रेशन इक्वेशन इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, बिल्कुल ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिटेड लाइन से कितना दूर है ये हमें बताता है, यानी कि कितना वेरिएशन है आपकी एक्चुअल वैल्यू में और आपकी फिटेड वैल्यू में, ये आपकी रेजिडुअल वैल्यू होता है, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज द कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी ठीक है कि स्टैंडर्ड एरर जो है, देखिए इसका मतलब समझिए। अब ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज द कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है। जब आप रिग्रेशन लाइन बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू गिवन होती है, यानी हमें एक्स की वैल्यूज दे रखी है तो वाई की वैल्यू है, उसके चलते ही जो भी एरर आता है हमारी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वाई की गिवन एक्स की गिवन वैल्यू से जो वाई के बीच में जो डेविएशन आता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। लास्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये पता है ना आपको फॉर्मूला बी वाई एक्स का, तो वाई जो है ऊपर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर आएगा, एक्स नीचे है तो एक्स नीचे आएगा इंटू आर। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये क्या है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये दोनों क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और विद दिस आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।